नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सितारों की चाल में। मैं हूं आपके साथ मनीषा चौधरी। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि कैसा बीतेगा आपका आज का दिन और जानेंगे आज के विषय के बारे में। इन सभी बातों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य पंडित प्रियाशरण त्रिपाठी जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका। तो चलिए बिना किसी देरी के कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। तो जानेंगे आज के विषय के बारे में, उससे पहले आज का पंचांग जान लेते हैं। आश्विन संवत 2081 शक 1946 सूर्य उत्तरायण का फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है। इसके उपरांत सप्तमी तिथि दिन बुधवार, स्वाति नक्षत्र सुबह 10:39 तक का चंद्रमा तुला राशि में होगा। आज का राहु काल 12:17 से 1:42 दोपहर तक होगा। तो जाना आपने आज का पंचांग, अब आज के विषय के बारे में जान लेते हैं। तो आज रविवार, आपको बता दें कि रविवार का दिन सूर्य उपासना का दिन माना जाता है। इस दिन सूर्य को जल चढ़ाना, मंत्र का जप करना और सूर्य नमस्कार करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। सूर्य देव के कई मंत्रों में से एक है राष्ट्रीय वर्धन सूक्त में लिया गया सूर्य का दुर्लभ मंत्र। आपको बता दें, मान्यता है कि इस दुर्लभ मंत्र से भगवान सूर्य की पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है। क्या है वो मंत्र, आइए पंडित जी से जानते हैं। देखिए, राष्ट्रवर्धन मंत्र है जो अपने राष्ट्र की वर्धना के लिए मंत्र पढ़ा जाता है, उसे राष्ट्रवर्धन मंत्र कहते हैं। और ये सूर्योपासन का जो सूक्त है, राष्ट्रवर्धन सूक्त, इससे लिया गया एक मंत्र है जिसमें चमत्कारी परिणाम आपको दिखाई पड़ता है। ये सभी प्रकार के कष्टों की निवृत्ति करता है और सब प्रकार की समृद्धि को देने वाला मंत्र है। इस दिन सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए राष्ट्रवर्धन सूक्त का यह मंत्र जपा जा सकता है। क्योंकि यह हम रोज ही सूर्य मंत्र का जाप करते हैं, मगर हम राष्ट्रवर्धन मंत्र का जाप नहीं करते हैं। मगर हम नियमित रूप से राष्ट्रवर्धन मंत्र का जाप करें तो निश्चित तौर पर जानिए कि ये सभी प्रकार के कष्टों को दूर कर देगा। राष्ट्रवर्धन मंत्र यदि आप कहें तो मैं आपको पढ़कर सुनाऊं। एक्चुअली राष्ट्रवर्धन मंत्र जो है वो बलशाली बनाने जाने वाला एक मंत्र है और सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला मंत्र है। ये सूर्य की कृपा दिलाता है। इस मंत्र का नियमित जाप करने से आपके अंदर में तेज, वैभव या सभी प्रकार की समृद्धि आती है। इसी मंत्र से हम सूर्य को नमस्कार करते हैं। इसलिए जल्दी से उठ करके सबसे पहले सवेरे स्नान करें, स्नान करके सूर्य को अर्घ दें और फिर राष्ट्रवर्धन मंत्र ये कहते हैं। उदसौ सूर्यो आगात उदिदम मामकम वचः यथाहम शत्रुहो सान्यस पत्न्यः पत्न्यः सपत्नक्षेणो बृहभाभिराष्ट्रो विशसहि यथा भीषाम वीराणाम बिरजानि जनस्य च। जिसका अर्थ होता है कि सूर्य ऊपर चला गया है और उसके साथ यह मंत्र भी ऊपर गया है ताकि मैं शत्रुओं को मारने में, समाप्त करने में सक्षम हो जाऊं। प्रतिद्वंदी को नष्ट करने वाला, प्रजाओं की इच्छा को पूरा करने वाला, राष्ट्र को सामर्थ्य देने वाला और विजय दिलाने वाला बन सकूं ताकि मैं शत्रु पक्ष के वीरों और अपने पराये लोगों का शासक बन सकूं। ये इसका मूल अर्थ है। मतलब ये राष्ट्रवर्धन मतलब आपके अंदर में सत्ता की वर्धना करता है। और इस मंत्र से अगर आप रविवार को नील लाल रंग का फूल डाल करके भगवान सूर्य को अर्घ दें तो इससे आपके ऊपर में सूर्य की विशेष कृपा होती है। और कहते हैं कि अर्घ द्वारा विसर्जित जल को दाहिनी नाक, कान, भुजा इत्यादि से स्पर्श करें और आप देखेंगे कि इस मंत्र के पाठ मात्र से सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। ये एक्चुअली राष्ट्र की वर्धना यानी सत्ता की वर्धना करने वाला मंत्र है। और इसका मूल अर्थ है कि मैं प्रतिद्वंदियों पर, शत्रुओं पर विजय पाऊं और मैं प्रजा का राजा बनूं, सबका राजा बनूं, मित्रों का, शत्रुओं का राजा बनूं। मेरे अंदर में समस्त सत्ता निहित हो,
ऐसा ध्यान करके ये मंत्र पढ़ा जाता है। जी जी। पंडित जी, इस मंत्र के बारे में आज हम जान रहे हैं, तो ये भी आपसे जान लेते हैं कि सूर्य देव को जल चढ़ाने की सही विधि क्या है, क्या कुछ नियम होते हैं, किस समय उन्हें जल चढ़ाना चाहिए। हाँ, ये एक बात बड़ी अच्छी कही आपने कि हमारे यहाँ पे सूर्य को जल चढ़ाने का अपना एक मंत्र होता है। आम तौर पे तांबे के लोटे में जल डाल करके और फिर उसमें थोड़ा लाल चंदन, लाल फूल, अक्षत, केसर, दूध और थोड़ा शक्कर डाल करके भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए। आमतौर पे सूर्य को अर्घ देते समय हाथ इतना ऊपर हो कि उसकी जो अर्घ की जो रेखा है, जल की रेखा है, उससे सूर्य की किरणें आपके अंदर प्रवेश करें, ऐसी धारणा से अर्घ को ऊपर से देना चाहिए। हमारे यहाँ पे इस तरह से अर्घ देने का विधान बनाया गया। आमतौर पे लोग इस तरह से देते हैं, है ना। ऐसे देने से अर्घ को लाभ नहीं होता। लाभ ये होता है कि जब आप जल की रेखा ऊपर से नीचे गिरती है, उस रेखा से निकल करके आने वाली जो रश्मियाँ हैं वो आपको अमर करती है, वो आपको समर्थ बनाती है। इसलिए जब भी आप अर्घ दें, अपने सिर से ऊपर लोटा रख करके और फिर अर्घ देना चाहिए। ये बात हमेशा ध्यान रखें। जी पंडित जी, सूर्य देव को अर्घ देने का सही समय क्या होता है, किस समय उन्हें अर्घ देना चाहिए जिससे विशेष लाभ मिल सके। ये बात आपने और भी बहुत महत्वपूर्ण कही। सूर्य की जो पहली किरण है उसे उषा कहते हैं और सूर्यास्त के समय अंतिम किरण को प्रत्युषा कहते हैं। तो हमारे यहाँ पे उषा ऐसा शब्द कहा कि प्रातः काल, उषा काल में, इट इज नॉट उषा काल, इट इज उषा काल। तो उषा काल में अर्घ देना चाहिए। अब उषा काल क्या है? कहा जब सूर्य की पहली किरण निकल रही हो, तो यही समय है हमें स्नान करके नदी में या तालाब में आधे डूब करके भगवान सूर्य को अर्घ देने का, ताकि आपका जो शरीर है वह उन अमृत रश्मियों से स्वस्थ हो जाए, अमृत रश्मियों का सेवन करके वह स्वस्थ हो जाए, मांत्रिक हो जाए और सब प्रकार की समृद्धियों से परिपूर्ण हो जाए। जी पंडित जी, सूर्य देव को अर्घ देने से क्या कुछ लाभ होते हैं, किस किस क्षेत्र में लाभ होती है, उन्नति होती है, भी जानना चाहेंगे आपसे। हमारे यहाँ सूर्य को अर्घ देने का मतलब, ज्योतिष में सूर्य को आत्मा माना गया और कहते हैं कि यदि हम सूर्य को अर्घ देते हैं तो सभी प्रकार की समृद्धि प्राप्त होती है। वह सब प्रकार के ऐश्वर्य को प्राप्त करता है, वह सब प्रकार से शत्रुवीर होता है, वह आरोग्य को प्राप्त करता है, वह धनी और विद्वान होता है, वो चरित्रवान होता है, वो प्रतिभाशाली होता है और वह प्रज्ञा संपन्न होता है और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वह अत्यंत स्वस्थ होता है। ये सारी चीज़ें जो हैं एक सूर्य को अर्घ देने वाले, भगवान सूर्य की उपासना करने वाले भगत के पास बड़ी आसानी से प्राप्त होने वाली चीज़ें हैं। जी पंडित जी, जब सूर्य देव को अर्घ कर जल चढ़ाते हैं तो उस जल में कौन कौन सी वस्तुएं मिलानी चाहिए जिससे सूर्य देव प्रसन्न हो और लाभ मिले। देखिए, सूर्य को जब अपन अर्घ देते हैं तो जल तो एक तत्व होता ही है कि जल का अर्घ देना है, तो जल साफ होना चाहिए। दूसरा होता है उसमें यदि आप थोड़ा सा दूध डाल दें, फिर उसमें काले तिल डाल दें, तो काले तिल से आपके सभी प्रकार के पापों का क्षरण हो जाता है। अक्षत डाल दें, जिससे आपकी धारणा पूरी हो जाती है। लाल पुष्प डाल दें, इससे भगवान का आभरण हो जाता है। इसमें हम रक्त चंदन डालते हैं, ये भगवान सूर्य को तिलक करता है। इसमें थोड़ी सी चीनी लगा देते हैं,
जो भगवान का भोग हो जाता है। इस तरह से एक अर्घ जो है भगवान सूर्य की उपासना के, सूर्य की पूजा का पूरा द्रव्य धारण करके और सूर्य को दिया जाता है। जी। तो राष्ट्रवर्धन मंत्र के बारे में पंडित जी आज हम बात कर रहे थे, तो आपसे ये भी जान लेते हैं, क्या इस मंत्र का उच्चारण सिर्फ रविवार को ही किया जाएगा या फिर बाकी दिन भी इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, मननात् त्रयते इति मंत्र, जिसके मनन से आपको त्राण मिले वह मंत्र है। तो ऐसा कोई भी मंत्र नहीं जिसे हम रविवार या सोमवार या बुधवार को ही जपें। असल बात यह है कि मंत्र का अर्थ होता है ये प्रतिक्षण जपा जा सकने वाला मंत्र। पर चूंकि यह मंत्र राष्ट्रवर्धन मंत्र है, इसलिए यदि आप इसे उषा काल में, या ना जब सूर्य का उदय हो रहा हो, सूर्य में लालिमा हो, सूर्य उषा किरणों को बिखेर रही हो, इस समय सूर्य की उपासना करनी चाहिए। तो समय निश्चित है कि इसको उषा काल यानी एकदम सूर्य के उदय के समय इस मंत्र का जाप करना चाहिए, जिससे आपके अंदर में राष्ट्रवर्धना होती है। पर ये वार से संबद्ध नहीं है कि आप इसे रविवार करें या सोमवार करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा जरूर है कि आप इसे नियमित रूप से पाठ करें, पर उषा काल में करें। जी। पंडित जी से जाना आपने आज के विषय के बारे में। अब 12 राशियों का राशिफल जान लेते हैं, उनका आज का दिन कैसा बीतने वाला है। शनि राशियों का सफर शुरू करें और जानते हैं मेष यानी अरीज की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि चंद्रमा आज 7वें स्थान में बैठा है। मतलब इस राशि वाले जातकों के लिए हम देखें कि जो तीसरे स्थान में मंगल है, थोड़ा सा डिसीजन लेने में थोड़ा जल्दबाजी होगी, इसलिए डिसीजन में आपको फोकस करने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। 11वें स्थान में सूर्य के साथ में बुध है, तो ऐसा लगता है कि स्मार्टनेस तो बराबर है, कमाई भी आपकी बढ़िया है, आत्मविश्वास भी बढ़िया है, मगर कहीं केतु के 6ठे स्थान में होने के कारण हेल्थ को लेकर थोड़े इश्यू हो सकते हैं। अननेसेसरी आप दूसरे के कामों में दखल ना दें, क्योंकि सप्तमी शुक्र 12वें स्थान में राहु से आक्रांत होकर बैठे। क्या करना चाहिए? तो मुझे से लगता है कि ज़रूरतमंदों को मूली का दान करें और साथ में भगवान शिव की पूजा करें, तो आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ यानी टॉरस की। इस राशि पे हम देखें कि शत्रु क्षेत्रीय बृहस्पति बैठा, तो मानसिक अशांति का कारण बन सकता है, क्योंकि इस समय चंद्रमा जो है वो 6ठे स्थान में है। अब चंद्रमा अगर तृतीय होकर 6ठे स्थान में हो तो मन तो थोड़ा अशांत हो गई, मगर हम देखते हैं कि लग्न में बृहस्पति है, हालांकि शत्रु क्षेत्रीय है, मगर फिर भी हम देखें कि सारी चीज़ें यथावत होती रहेंगी। दशम स्थान में सूर्य के साथ में शनि, बड़ों के साथ में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। यहाँ पे हम देखें कि आत्मबल कमजोर हो सकता है, लाइफ पार्टनर का सहयोग तो बहुत अच्छा मिलेगा, मगर कहीं मन में अशांति बनी रह सकती है। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि धन स्थान में द्वादश शेष है, मतलब संपत्ति के बंटवारे की संभावना है और इस पारिवारिक संपत्ति में विवाद की संभावनाएं बन सकती हैं। इस राशि वाली जातकों के लिए सलाह क्या है? नंबर 1, बड़ों से विवाद बिल्कुल ना करें, बेवजह दूसरों के कामों में व्यवधान न डालें, और तीसरी बात यह है कि बहुत जल्दी आतुरता यानी एक्साइटमेंट बिल्कुल ना रखें। सलाह क्या है कि बृहस्पति के मंत्र का जप करें, गुड़ चने का दान करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन यानी जमिनी। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्न में मंगल है और इस समय देखें कि 12वें स्थान में बृहस्पति, मतलब लाइफ पार्टनर की सेहत को लेकर के बहुत चिंता करनी होगी। चूंकि लग्न में मंगल पड़े हैं तो निश्चित तौर पर एनर्जी का सही तरह से इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। इस समय हम देखें कि दशम स्थान में पड़े हुए शुक्र के साथ में राहु, जो बताते हैं कि क्रिएटिविटी आपके लिए नई उपलब्धि देगा, मतलब लेखन है या फिर ड्राइंग है, पेंटिंग है, इंजीनियरिंग है, इस तरह के काम आपके बहुत बेहतर रहेंगे। आय के कुछ नए रास्ते मिल सकते हैं, दोस्तों का साथ तो मिलेगा, मगर लाइफ पार्टनर की सेहत ध्यान रखनी होगी। सवाल क्या है, क्या करना चाहिए? नंबर 1, एनर्जी को सही तरह से चैनलाइज करें, हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, गुड़ चने का दान करें, तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क यानी कैंसर। इस राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं और चंद्रमा इस समय बैठे चतुर्थ स्थान में। शास्त्र में लिखा है कि चतुर्थे कलह गमा, मतलब ऐसा लगता है कि पारिवारिक परेशानियां आपको ज़्यादा परेशान कर सकती हैं। इस समय तृतीय
तीसरे स्थान पे बुध बैठे हैं और तृतीय बैठे हैं छठे स्थान में। मतलब कुल मिलाकर के जो हाथों का हुनर है या एक्सपर्टाइज है, यही आपको बहुत ज़्यादा पहचान दिलाएगा, इससे आपको लाभ भी होगा। इस समय हम देखें कि यात्राएं हो सकती हैं, क्योंकि केतु तीसरे स्थान में, भाग्य स्थान में राहु पड़े हैं। उलझने लगातार रहेंगी, मगर यात्राएं आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती हैं। यहाँ देखने की चीज़ ये है कि सप्तमी शनि अष्टम स्थान, सप्तमी से अगर अष्टम स्थान में हो तो निश्चित तौर पर लाइफ पार्टनर की सेहत या पार्टनरशिप या दोस्तों के साथ में बड़े कॉन्फ्लिक्ट की संभावनाएं बन सकती हैं। सवाल यह है करना क्या चाहिए। तो इस राशि वाले जातकों के लिए सलाह सिर्फ एक कि भाई आप जल्दी से उठें, स्नान करें, भगवान सूर्य को अर्घ दें और सूक्ष्म जीवों के लिए आहार, मतलब एक मुट्ठी शक्कर, एक मुट्ठी आटा किसी पीपल के पेड़ के जड़ पर रखें और फिर दिन की शुरुआत करें तो दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह यानी लियो की। अगर इस राशि की बात करें तो हम देखते हैं कि लग्नेश सप्तम स्थान में बैठे हैं। मतलब ऐसा लगता है कि मन बड़ा अशांत रहेगा, ईगो बहुत ज़्यादा हाई रहेगा। तो सबसे पहले अपने एरोगेंस या ईगो पर कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर देखिए 8वें स्थान में शुक्र राहु, ये दोनों ही प्लेनेट हैं। राहु तो इसमें काफ़ी ज़्यादा अलग अलग तरह के इम्पैक्ट देता है, मगर एक चीज़ ज़रूर है कि सांपत्तिक विवाद में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। मतलब विवाद समाप्त हो सकते हैं, नए कामों में अच्छी शुरुआत होती है, बहुत क्रिएटिव रहेंगे। और साथ में मुझे ऐसा लगता है कि इस राशि वाली जातकों के लिए शरीर का ध्यान रखने की बेहद आवश्यकता है। इस समय तीसरे स्थान में चंद्रमा, निर्णय लेने में आपको थोड़ी तकलीफ होगी। अदरवाइज हम देखें कि अगर कोई नया काम शुरू करना चाहें तो वो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। यह एक और भी बात है, सिंह राशि वाले जातकों के लिए 8वें स्थान में राहु और दूसरे स्थान में केतु। यात्राएं तो आपके लिए फायदेमंद रह सकती है, मगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या किसी प्रकार का केयरलेस डॉक्यूमेंटेशन आपके लिए पैनिक हो सकता है। क्या करना चाहिए, तो जल्दी से उठें, बृहस्पति के मंत्र का जप करें, केले और नारियल का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या यानी वर्गो यानी मेरी राशि की। अब इस राशि में हम देखें कि आज क्या है। भाई लग्न में केतु है तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और जैसा मैंने कहा कि राहु 7वें स्थान में है तो शेयर स्टॉक्स या MCX में डील करेंगे तो इसमें बड़ी हानि की संभावनाएं हैं। इस राशि वाली जातकों के लिए लग्नस्थ केतु होने के कारण आपका टैलेंट ही आपके लिए सर्वाइवल रहेगा, यानी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। छठे स्थान में शनि है, ऋण रोग व्याधि शत्रुता निरंतर आपके साथ बढ़ रहे हैं। और यहाँ देखें कि सूर्य के साथ में शनि है और सूर्य आपका द्वादशीश है, तो मुझे ऐसा लगता है कि नींद की थोड़ी सी परेशानी जरूर हो सकती है। इस राशि में देखें भाग्य स्थान में बृहस्पति जो सप्तमीश है, माने अच्छे दोस्तों का सहयोग आपको लगातार मिलता रहेगा। दशम स्थान में मंगल, एनर्जी ही आपकी लाइफ का सर्वाइवल होगी। सवाल यह है क्या करना चाहिए, तो मूली का दान करें, राहु के मंत्रों का जप करें, काले तिल काली उड़द का दान करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों तुला यानी लिब्रा की। इस राशि में चंद्रमा बैठे हैं, दशमाधिपति लग्नस्थ हो, मतलब आप बहुत ज़्यादा कंसर्न है पावर को लेकर के, नए काम को लेकर के, नई योजना को लेकर के बहुत ज़्यादा कंसर्न है और ये कंसर्न आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहने वाला है। अब इस राशि के लिए 5वें स्थान में पड़े हुए शनि, मीनिंग यू आर हाईली फोकस्ड विथ योर ईगो। मतलब आपको ऐसा लगता है कोई बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर काम है जिसके लिए आप लगातार काम कर रहे हैं और आप उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और वो काम आपका होने वाला है, तो ये एक अच्छी बात है। दशमाधिपति लग्न में बैठे हैं, मतलब आज कुछ बड़ा लाभ सरकार से हो सकता है, यानी राजा आप पर बड़ा कृपालु होगा। मगर एक चीज़ याद रखिएगा, छठे स्थान में शुक्र राहु, कुछ हिडन जो आपके जो शत्रु हैं वो आपको हानि पहुंचाने की संभावनाएं रखेंगे और आपको थोड़ा सावधान रहना है। इस समय आप ट्रैप भी हो सकते हैं। 8वें स्थान में बृहस्पति है, आलस से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, आलस्य का त्याग करना होगा। या फिर आप देखें कि आपके मन थोड़ा सा कुछ लोगों का अशांत हो सकता है। इसमें करना क्या चाहिए, तो देखिए तुला राशि वाले जातकों के लिए भाग्य स्थान में मंगल है और भाग्येश बुध जो है शनि के साथ में बैठे। तो मेरी तो सलाह ये है कि भाई जल्दी से उठ जाए, उठ करके और भगवान सूर्य को अर्घ दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और साथ में भगवान शिव की पूजा करें। एक मुट्ठी शक्कर, एक मुट्ठी आटा निकालें, गाय और कुत्ते को गुड़ के साथ में रोटी खिलाएं तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की। हम देखते हैं कि इस राशि में भी कुछ खास है। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि द्वितीय बृहस्पति है वो छठे स्थान में बैठे हैं, मतलब संपत्ति और जायदाद के जो कामों में व्यवधान दिखाई पड़ता है, विवाद दिखाई पड़ता है, पर उसमें आपको लाभ हो जाएगा। यानी ये जो विवाद है इसमें आप अपने आप को रिप्रेजेंट जरूर करें। इस समय देखें कि चौथे स्थान में शनि है, भूमि वाहन मकान के योग जबरदस्त दिखाई पड़ते हैं, मतलब जायदाद संबंधी कामों में फायदा दिखाई पड़ता है।
यहाँ एक और अच्छी बात है कि 11वें स्थान में केतु है, यात्राएं आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेंगी और धार्मिक यात्राएं तो बहुत ज़्यादा। मगर यदि आप कुंभ जाना चाहते हो तो अपनी पूरी सावधानी से जाएं जरूर, मगर सावधानी से जाएं, इन्फॉर्मेशन लेते रहें। और इस समय हम देखते हैं कि 5वें स्थान में राहु है, संतान को लेकर के कुछ बड़े निर्णय या फिर आपको निजी निर्णय लेने में भी थोड़ी सी तकलीफ होगी, तो आप अपने गवर्नमेंट्स की सलाह ले सकते हैं। 8वें स्थान में मंगल है, जो बताते हैं कि लग्नाधिपति अगर अष्टम स्थान में हो तो क्या हो सकता है, सेहत को लेकर के बहुत सावधान रहना पड़ेगा, या लाइफ पार्टनर की सेहत को लेकर के बहुत सावधान रहना पड़ेगा। सवाल यह है कि करें क्या जिससे आज का दिन आपके लिए बेहतर हो। तो सबसे पहले तो जल्दी उठ जाएं, जल्दी उठ करके भगवान सूर्य को अर्घ्य दे दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तो आज का दिन बेहतर रहेगा। और इसके अलावा आप चाहें तो गुड़ चने का दान भी कर सकते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों धनु यानी सेजिटेरियंस की। अगर इस राशि की बात करें तो ऐसा लगता है कि तीसरे स्थान में शनि है तो बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे, आपके रिलेशन बहुत स्ट्रांग होंगे, मातृपक्ष से आपको लाभ होगा। इस समय चौथे स्थान में राहु, बड़ों की सेहत का ध्यान करने की आवश्यकता पड़ेगी। छठे स्थान में बृहस्पति, यहाँ भी पेट की तकलीफ संभावना है। सातवें स्थान में मंगल, आपकी पार्टनर्स, आपके दोस्त या लाइफ पार्टनर बेहद ज़्यादा अग्रेसिव होंगे, उनकी सलाह लेनी चाहिए इस समय। जहाँ हम देखते हैं कि दशम स्थान में केतु पड़े हैं, चौथे स्थान में राहु, तो मुझे ऐसा लगता है कि वर्क प्लेस में आपको ज़्यादा टैलेंट दिखाना पड़ेगा। दशम स्थान में चंद्रमा है, 11वें स्थान में चंद्रमा है, कुछ नए रास्ते खुल सकते हैं कमाई के। क्या करना चाहिए जिससे आज का दिन बेहतर हो? खीर का दान करें, भगवान शिव का पूजन करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मकर यानी कैप्रिकॉर्न्स की। इस राशि में अगर हम देखें तो तीसरे स्थान में राहु, ये बहुत क्रिएटिव राशि है और इस समय सामाजिक कामों को में आगे बढ़ चढ़ कर आप हिस्सा लेंगे, क्योंकि राहु इज अ प्लैनेट ऑफ मासेस। राहु जो है मासेस का प्लैनेट होता है। इस समय हम देखने की बात यह है कि शुक्र के साथ में राहु, यानी बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होंगे। पांचवें स्थान में बृहस्पति, इंटेलिजेंस आपके लिए प्राप्त। छठे स्थान में मंगल, जो बताते हैं कि एनर्जी लेवल भी बहुत शानदार है आपके पास में। इस समय अगर हम देखें दशम स्थान में चंद्रमा, सप्तमी चंद्रमा दशम स्थान में हो, मतलब आपके लाइफ पार्टनर या पार्टनर्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। भाग्य स्थान में केतु और तीसरे स्थान में राहु, कुछ बच्चों को पढ़ाई में थोड़ा सा कंसंट्रेट करने में परेशानी, मगर यात्राएं आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकती हैं। सवाल क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो? तो भगवान शिव का पूजन करें, रुद्राभिषेक करके दिन की शुरुआत करें तो दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ राशि की। इस राशि में हम देखें कि तीन बड़ी ग्रह एक साथ बैठे हैं, सूर्य, बुध और शनि। यहाँ पे हम देखें कि सूर्य के साथ में शनि जो है ये एक तरह का विषाद पैदा करता है, क्रोध पैदा करता है। आमतौर पे हम देखें कि सूर्य के पुत्र हैं शनि, मगर शनि को ऐसा लगता है कि सूर्य यानी मेरे पिता ने मेरे साथ या मेरी माँ के साथ, छाया के साथ हमेशा अन्याय किया, इसलिए सूर्य शनि हमेशा सूर्य शनि के लिए तो बहुत प्लीज रहते हैं, मगर शनि सूर्य के लिए बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं। इसलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि आपके अंदर में कॉन्फ्लिक्ट होगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओबीडियंस, मतलब हम किसी की बात क्यों माने, ये एक बात, मतलब थोड़ा सा रिवॉल्व करने के मूड में हैं आप, इससे थोड़ा सा बचने की जरूरत होगी। दूसरे स्थान में राहु, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना करें, निर्णय लेने में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। 8वें स्थान में केतु, अगर आप यात्राएं भी करना चाहते हो तो इसे टाल दें, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। चौथे स्थान में बृहस्पति, पारिवारिक कलह की संभावनाओं से बिल्कुल इनकार नहीं। इस समय हम देखते हैं कि 5वें स्थान में मंगल है। वैसे आप बहुत ज़्यादा एनर्जाइज हैं, अपनी एनर्जी को सही तरह से उसे इस्तेमाल करें। इस समय अगर निर्णय में डिले करते हैं तो आपको विलम्ब के कारण हानि हो सकती है और काम में बाधाएं आ सकती है, मगर अगर आप प्रयास करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। अब सवाल यह है कि सारी परेशानियों के बीच में सफलता का सूत्र क्या है? तो ऐसे लिखा है कि भावी मेट सके त्रिपुरारी, जल्दी उठिए, भगवान शिव की पूजा करिए और भगवान के मंदिर में एक धतूरे का फूल चढ़ाइए। आप देखिए आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मीन इन पैशंस। इस राशि की चर्चा करते समय मैं हमेशा ही ठिठकता हूँ, वजह क्या है अभी आपको समझ में आ जाएगा। लग्न में राहु है, कार्यभार बहुत ज़्यादा है, रूटीन से हट करके आपको कुछ ज़्यादा ही वर्क करना पड़ेगा या समय भी आपको ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि आपकी एकाग्रता थोड़ी सी कम हो सकती है। इस समय अगर हम देखें 12वें स्थान में शनि, खर्च थोड़े से ज़्यादा, नींद की परेशानी। तीसरे स्थान में बृहस्पति, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं। 5वें स्थान में मंगल हैं, जो बताते हैं भूमि वाहन मकान के योग दिखाई पड़ सकते हैं। 7वें स्थान में केतु, कुछ लोग अपने दोस्तों के साथ में यात्रा पे जा सकते हैं। 8वें स्थान में चंद्रमा, एकाग्रता थोड़ी सी कम होगी। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो? चावल कपूर का दान करें, भगवान शिव का अभिषेक करें तो आज का दिन बेहतर होगा।
तो आपने जाना आज की राशि के बारे में, आज जो विषय भी जाना आपने, और आज जो कुछ भी पंडित जी ने उपाय बताए हैं उसका पालन कीजिए और अपना आज का दिन बेहतर बनाइए। पंडित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर एक नए विषय के साथ आपसे रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।